नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी। हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। आज बंगाल के कल्याणी और बारासात में पीएम मोदी गरजे। मोदी ने एक के बाद एक ममता बनर्जी पर कई हमले किए। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की सरकार तोलाबाजों की सरकार है। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपनी रैली में SC/ST के अपमान और मतुआ संप्रदाय की अनदेखी करने को लेकर भी ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। दीदी और उनकी पार्टी के लोग अब हर सीमा तोड़ रहे हैं। दीदी के नेता खुलेआम बंगाल के SC, ST, OBC वर्ग को गालियां देने लगे हैं। दीदी की साजिश है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC किसी को भी वोट ही नहीं डालने दिया जाए। बंगाल के दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों से कैसी नफरत दिखाई है, ये देश आज बराबर देख रहा है। आपने ना ही मतुआ समाज के मेरे भाई और बहनों के लिए कुछ किया और ना ही नाम शूद्र समाज के लोगों के लिए कुछ किया। आपने हमेशा उन्हें नजरअंदाज किया। आपने इन लोगों को एक प्रकार से घुसपैठियों के हवाले कर दिया। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी लगातार ममता बनर्जी को घेरते हुए टीएमसी नेता के अनुसूचित जाति के लोगों पर दिए बयान की प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने निंदा की है, जिसके बाद इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा संभाला और ममता बनर्जी पर कई वार किया। आपको बता दें कि बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें टीएमसी प्रत्याशी सुजाता मंडल ने अनुसूचित जाति के लोगों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। 70 वर्ष बाद भी तृणमूल कांग्रेस की और समस्त कांग्रेस पार्टी विपक्ष की एक मानसिकता सी बनी हुई है कि दलित भिखारी है। तो कल तृणमूल कांग्रेस द्वारा कहा गया कि दलित स्वभाव से भी भिखारी है, अभाव से भी भिखारी है। अभाव से होना, भिखारी होना नहीं कहना, वो कमजोरी होती है, कमी होती है, देश की राजनीति कमी होती है। लेकिन स्वभाव से कहना ये सरासर दलितों की बेइज्जती करना है। इस कारण से हम इलेक्शन कमीशन भी गए, अनेक नियमों का उल्लंघन किया गया, 125 का उल्लंघन किया गया है और हम SC कमीशन में भी जा रहे हैं कि तत्काल कार्रवाई उन पर की जानी चाहिए। है कि जो तृणमूल कांग्रेस की एक कैंडिडेट हैं सुजाता मंडल, उन्होंने बहुत ही अभद्र टिप्पणी जो है वो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कही है। उन्होंने कहा है कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो अभाव से या स्वभाव से जो भिखारी होते हैं और उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी से जो है वो पैसा लेकर और उन्होंने अपना स्वभाव दिखा दिया है करके। तो मुझे लगता है कि इस तरह की अभद्र टिप्पणी आज के लोकतंत्र में करना सभी को सभी तरह का अधिकार है और ऐसे उसमें इस तरह की टिप्पणी करना जो है वो इनकी जो मानसिकता को दर्शाता है टीएमसी की। हम लोग सभी मिलकर चुनाव आयोग में गए थे और वहां पर हमने उनके अधिकारियों को इसका ज्ञापन दिया और उनको कहा है कि वो सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई करें। किसी को भी इस तरह का कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो किसी जाति विशेष के लिए, धर्म विशेष के लिए इस तरह की टिप्पणी करें। जी हां, बीजेपी के नेता लगातार हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना संकट पर गुजरात हाईकोर्ट से रूपाणी सरकार को फटकार मिली है। जी हां, कोर्ट ने कहा है कि आखिर जनता के साथ इस तरह का व्यवहार ना हो। आपके टीवी स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल की ये दो तस्वीरें कूच बिहार में हिंसा की और नॉर्थ 24 परगना में जिस तरह से झड़प हुई है। जी हां, हिंसा का दौर बंगाल में थमने का नाम नहीं ले रहा। 4 दौर का मतदान हो चुका है, 4 दौर का मतदान बाकी। जी हां, पश्चिम बंगाल में हिंसा का चक्र थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण ये ऐसे शब्द हो चुके हैं जहां पर लेकर लगातार नेता हमलावर हैं और खासकर बीजेपी के नेता
ममता बनर्जी को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। तो ममता दीदी भी कभी हाथ में फुटबॉल और इसके साथ साथ खेला होबे की बात कहती रही हैं। जी हाँ, खेला होबे या खेला होएगा छे, ये सारी बातों पर चर्चा और बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर जी हाँ, बीजेपी के प्रवक्ता गुलरेज शेख साहब हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ टीएमसी के नेता प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती, हमारे साथ सीपीआई के नेता भी जुड़ेंगे। लेकिन आइए बहस शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल संजय भाई आपसे। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिस तरह से आपकी प्रत्याशी सुजाता मंडल ने कहा दलितों को, अनुसूचित जाति के लोगों को लेकर कि वो स्वभाव से भिखारी होते हैं। भाई संजय, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, भाषा का बड़ा असर होता है और खासकर चुनाव के दौर में आपकी जुबान से निकले हुए शब्द आपको महफिल में बिठा सकते हैं और आपको जनता नकार भी सकती है। ऐसे में भिखारी की जगह दरिद्र नारायण कहा जाता है। आप और हम बोलचाल की भाषा में भी भिखारी को भिखारी नहीं कहते। ऐसी सूरत में जब चुनाव सिर पर है, आपको नहीं लगता कि दीदी के जो तमाम नेता हैं आपकी पार्टी के, ये दीदी के लिए कहीं ऐसा ना हो मुसीबत का कारण बन जाए और सरकार खिसक जाए? देखिए, ऐसा है कि अगर किसी ने अभद्र टिप्पणी की है तो उस टिप्पणी की बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ, ठीक है ना। लेकिन उसको लेकर के अगर प्रधानमंत्री जी मंच से ममता दीदी को अगर टिप्पणी करते हैं तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। ममता दीदी ने नहीं बोला, वो ममता दीदी के बारे में बोल रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, कल से गृह मंत्री जी लगातार हर मंच पे चिल्ला रहे हैं कि ममता दीदी ने हमला करने की बात कही है, जबकि ममता दीदी ने हमला करने की बात कहीं से कही ही नहीं है। टोटल ये झूठ का प्रचार ये लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई डिबेट नहीं हो रहा है कि गृह मंत्री जी इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे हैं कि कंटिन्यू एक भी कोई भी वीडियो हमको आपको दिखा दीजिए कि जहां ममता दीदी ने कहा है हमला करने की बात। लेकिन आप लगातार उनकी रैलियां देख लीजिए, हर जगह पे वो चीख चीख के बोल रहे हैं ममता दीदी ने हमला करने के लिए बोला, हमला करने के लिए बोला है। ये पोलराइजेशन का जो तरीका है, ये हिंसा फैलाने का जो तरीका है, ये गृह मंत्री जी के जिम्मेदार संजय चक्रवर्ती जी, संजय चक्रवर्ती जी, आपको एक बात बता दूं, आप केवल गृह मंत्री जी का हवाला दे रहे हैं। आज आपने प्रधानमंत्री जी की रैली में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आपने सुना होगा कि जो कूच बिहार में हुआ ये दीदी के प्लान के तहत हुआ है, ऐसा प्रधानमंत्री ने भी कहा है। हाँ, बिल्कुल कहा होगा, बिल्कुल हम कह रहे हैं, प्रधानमंत्री तो बिल्कुल ये बात कहेंगे। अगर ये बात कही है तो 72 घंटे के लिए ममता जी को वहां जाने से रोका क्यों गया? किस वहां चुनाव हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो लीपापोती किस बात के लिए? वहां के जो एसएससी को जो चुनाव आयोग ने वहां पे वो किया हुआ था, बैठाला था, तो उनको भी तो हटाया गया ना। सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम सीआरपीएफ की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले इसके पहले एक बार हम जब दिल्ली की बात कर लेते हैं, 26 जनवरी को दिल्ली पे आपने देखा होगा कि असामाजिक तत्वों ने, लाखों असामाजिक तत्व दिल्ली पे आए, घुस आए और पूरे दिन तक उन्होंने जो है उपद्रव किया। लेकिन दिल्ली पुलिस की सहनशीलता इतनी अच्छी थी कि उन्होंने वो ट्रैक्टर चलाया गया, तलवारबाजी हुई, लेकिन उन्होंने एक भी हवाई फायर तक नहीं किया। तो सीआरपीएफ को किसने ये आदेश दिया था कि उनको जहां पे 50-100 लोग आए थे उनको सीधे सीने गोली मार दे? सबसे पहले संजय भाई आपको मैं जी बोलिए। अगर वो क्या आतंकवादी थे, वो विदेश से आए हुए थे, उनको गोली मारना ही उनका अंतिम फैसला था। ये अंतिम फैसला नहीं था कि गोली आदेश किसने दिया था, किसने गोली मारी उसको। जबकि मैं आपको बताऊं, साइंकर बाबू, आप साइंकर बासु हैं, उनका आप वीडियो चला के देख लीजिए, बीजेपी के हैं, उन्होंने बाकायदा मंच से ये बात कर रहा था कि सीआरपीएफ को सीधे गोली मार देनी चाहिए, और वही काम संजय भाई, सबसे पहले जिस अर्धसैनिक बल का आप नाम ले रहे हैं वो सीआरपीएफ नहीं सीआईएसएफ है एक। और जहां तक बात की जाए, उनका नाम मैंने टैंकर बासु की नाम लिया, नहीं संजय जी जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अपने बचाव में जिस तरह से वहां पर हमला करने की दृष्टि से वहां पर जब लोग पहुंचे तो सीआईएसएफ की तरफ से स्पष्टीकरण आया है कि अपने बचाव में अगर हम खुद को नहीं बचाते तो जो आरोप है ये सीआईएसएफ के अधिकारियों की बात है कि वो उनके हथियार लूट लेते और उन पर जानलेवा हमला करने के लिए वो भीड़ आई थी। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गुलरेज शेख भी है, हमारे साथ गुलरेज शेख जी भी हैं। संजय जी, मैंने आपको भरपूर समय दिया। एक भी सीआईएसएफ को बता दीजिए कि उनको चोट लगी हो।
जी चोट लगी, इसीलिए तो चोट नहीं लगी, चोट नहीं लगी इसलिए कि उन्हें फायर ओपन करना पड़ा। अगर फायर ओपन नहीं करते, भाई संजय चक्रवर्ती, एडमिट थे 390 पुलिस वाले एडमिट थे, लेकिन उन्होंने गोली नहीं चलाई। यहाँ पे एक को हल्की सी भी खरोच तक नहीं है, लेकिन सीधे गोली मार दी। गुलरेज शेख हमारे साथ है। गुलरेज जी, जहां तक टीएमसी लगातार हमलावर है कि जितनी अर्धसैनिक बल आपने पश्चिम बंगाल में उतारे हैं चुनाव के लिए, वो सारे आपके लिए काम कर रहे हैं, वो जैसा आप चाहते हैं वैसा काम करते हैं। और ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग बेजा फायरिंग है, ऐसा टीएमसी का आरोप है। देखिए मनीष, सबसे पहली बात तो कुछ चीजें जो होती है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। 2016 का जो चुनाव था जिसमें भारी भरकम बहुमत से ममता दीदी जीत कर आई थी, उस समय भी भारी मात्रा में अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी थी, लेकिन उस समय ममता दीदी को कॉन्फिडेंस था जीतने वाली हैं, तो उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की थी, कोई टीका टिप्पणी नहीं की थी। उसके पहले मैं जाता हूं, जब लेफ्ट की सरकार थी 2011 में बाकायदा हिंसा नहीं हो इस नाम पर हेलीकॉप्टरों से मॉनिटरिंग की जा रही थी, लेकिन उस समय भी ममता दीदी और टीएमसी ने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि उनको पता था कि उनकी जमीन मजबूत है। अभी जब इनकी जमीन हट चुकी है, पैरों के नीचे से खिसक चुकी है, तो ये अर्धसैनिक बलों के ऊपर भी हमलावर हो रहे हैं। और जब ये आप बताइए ना, जब ये लोग कहते हैं कि मैं अपनी जो महिला विंग है उसकी कार्यकर्ताओं को कहूंगी कि वे अर्धसैनिक बलों को घेर ले, इसका मतलब क्या है? ये प्रेरित करना है या नहीं है? और इलेक्शन कमीशन ने खुद ने ये बात कही है कि अर्धसैनिक बलों की सीआईएसएफ की जवानों की जब राइफल छीनने की कोशिश की जाएगी तो उनकी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग होती है कि अपना हथियार कभी भी नहीं जाने देना। तो उन्होंने फायर किया है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टीएमसी है। वो बाकायदा आप इनका इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब भी इन्होंने जो भी आंदोलन किए उसमें इन्होंने कृष्ण जी, जो कि नॉन माओइस्ट चेहरा है, उसकी मदद से इन्होंने कारखाने चलाए थे कि नहीं चलाए थे? कट्टों के 315 बोर राइफल के कट्टे बनते थे कि नहीं बनते थे? उसका टीएमसी के कैडर ने उपयोग किया था कि नहीं किया था? ये तो इनका इतिहास है। इन्होंने, आप ये देखिए ना सर कि 2018 का जो चुनाव हुआ था पंचायत का, उसमें 1/3 कैंडिडेट जो टीएमसी के जीते उनके खिलाफ किसी को खड़ा ही नहीं होने दिया, पर्चा तक नहीं भरने दिया। वो पानी में, नदी के पानी में बैलेट पेपर्स जो थे वह तैरते हुए मिले थे। बाकायदा कैमरों ने कैच किया था इस चीज को, तो न्यूज मीडिया के। तो ये अर्धसैनिक बलों का जो डिप्लॉयमेंट हुआ है, उसी की वजह से जो भी शांतिपूर्वक, जितनी भी शांति के साथ डेमोक्रेटिक प्रोसीजर हो पा रही है वह चल रही है। और इनको तकलीफ हो रही है कि ये हार रहे हैं बुरी तरह से। और इनको साफ साफ बोलना चाहिए टीएमसी के प्रवक्ता को, सुजाता मंडल, जो कि इनकी खुद की कैंडिडेट है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने, आपने पूरी बात भी नहीं की, उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वे भिखारी है, भिखमंगे टाइप के हैं, इस टाइप को शब्द कहा उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि ये कृतज्ञ लोग हैं। तो ये तो इनकी मानसिकता है। इस प्रकार से ये कैसे सत्ता चल रही है और कैसे बंगाल चल रहा है? यही कारण है कि बंगाल आज कंगाल हो चुका है। जो सोने की चिड़िया वास्तव में थी हिंदुस्तान में, वह सोने की चिड़िया का जो नेस्ट था, जो घोंसला था, वो बंगाल हुआ करता था। उस बंगाल की सोने की चिड़िया के पर कटर दिए है और उसका घोंसला इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। अब इनकी बर्बादी का समय आया है। जी संजय चक्रवर्ती जी, गुलरेज जी के मुताबिक आप जिस तरह से अपमान कर रहे हैं, जी हाँ, चुनाव के दौरान एक ही व्यक्ति धनवान होता है और उसका नाम है मतदाता। अगर उसे आप दरिद्र नारायण कहेंगे, मैं वो शब्द बिल्कुल उपयोग नहीं करूंगा जो आपकी प्रत्याशी ने कहा है, वो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन सियासत के लिए चुनाव के दौरान अगर सबसे धनवान व्यक्ति कोई होता है तो लोकतंत्र के उत्सव में वो कोई और नहीं, मतदाता होता है। संजय चक्रवर्ती जी, प्रेम कुमार जी, आऊंगा आपके पास। दरअसल इन्होंने 2016 का भी इन्होंने जिक्र किया था। 2016 में चूंकि इनके पास 2 ही सांसद थे और वहां पे इनके केवल 3 विधायक जो चुन करके आए थे, तो इनको सूंघने को नहीं मिला था हम यहाँ पे सरकार बना सकते थे, तो इसीलिए उसके बारे में इन्होंने कोई चर्चा नहीं की। अब जब 2019 में इनके 18 सांसद हो गए तो इनको लगा कि अब यहाँ पे कुछ हमारा व्यवस्था बन सकती है, जुगाड़ बन सकता है। तो बस मेरी बात को पूरी तरह, मैं आपके बारे में नहीं बोला था, मैं आपके बारे में बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। मेरे दिया जाए, मेरी बात बोलने दिया जाए, फिर आप बोलिएगा ना, मैं पूरी बात कंप्लीट कर लूं, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, झूठ का चक्र, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर आप बोलिएगा, आपको मौका मिलेगा। अगर मुझे बोला कि आपका नाम संजय चक्रवर्ती तो आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ, ठीक है।
उसके बाद जब 18 सांसद हो गए तो इनको सूंघ लिया कि अब यहाँ पे हमारे पास सरकार बन सकती है। लेकिन ये भूल गए कि लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। लोकसभा में दिल्ली में 18 सीट इन्होंने जीती थी और विधानसभा में जब आकर के तो वो एकदम 3 पे आकर अटक गए। तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो कतई मत समझिए आप दोबारा यहाँ पे सरकार बना सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने ये CIF या CRPF जो अपने हमारी जो सेना है, हमने इनके बारे में देखा है कि जब कश्मीर में बाकायदा जब इलेक्शन के बाद सेना वापस जा रही थी तो बाकायदा पीछे से भीड़ ने हमला किया था, मारा था उनको, लेकिन सैनिकों ने अपना धैर्य के साथ परिचय दिया था। हथियार छीनने की कोशिश सुनिए, पूरी बात सुनिएगा। संजय जी, मेरे साथ और भी मेहमान है, मुझे उनके पास भी जाना है। मुझे ऐसा लगता है कि देश का सवाल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देश के सवाल का मंच टीएमसी की रैली का मंच नहीं है। देश के सवाल का मंच टीएमसी की रैली का मंच नहीं है संजय चक्रवर्ती जी। और जहां तक बात की जाए कि आखिर बीजेपी का प्रभाव क्या बढ़ रहा है, ये आपके रणनीतिकार और पोल मैनेजर प्रशांत किशोर ने क्या कहा है, ये आप सब जानते हैं, जो कि सारे देश और दुनिया में वायरल है। 40% वोट बीजेपी पार्टी दिखाई दे रही है। सर्वे कहता है 40% वोट बीजेपी पार्टी दिखाई दे रही है। जी हाँ, मैं आऊंगा आपके पास संजय चक्रवर्ती। संजय जी आऊंगा, संजय जी आऊंगा आपके पास। उन्होंने 4 कारण भी बताए हैं कि आखिर बीजेपी को क्यों फायदा हो रहा है। 2019 से लेके 2021 हो गया, बीजेपी का दबदबा कायम है और उन्होंने 4 कारण बताए हैं, जो कि मैं आऊंगा आपके पास। जब दूसरा सवाल लूंगा तो आपके पास आऊंगा और मैं बताऊंगा कि वो क्या 4 कारण उन्होंने बताए थे। प्रेम कुमार जी, पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी का बेड़ा गर्क करने में उन्हीं के लोग दिखाई दे रहे हैं। सुजाता मंडल कुछ कह देती हैं, उनके अपने कार्यकर्ता जिस तरह से हमलावर हो रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर ममता दीदी के किले में सेंध लग गई, जो कि उनके दुर्ग में लगाने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, तो ऐसे में ये सारी बातें मिलजुल कर हो सकता है दीदी चौलीगाछे? तो देखिए मनीष जी, ये देश पहली बार देख रहा है कि प्रधानमंत्री भी जाति के आधार पर वोट मांगते दिख रहे हैं। SC के नाम पर वोट मांग रहे हैं प्रधानमंत्री, ST के नाम पर मांग रहे हैं। और एक नेता जो गलत बयान दे रही है उसको पूरी पार्टी पर तोहमत लगा करके पूरे चुनाव को अब तक धर्म के आधार पर बांट रहे थे, अब जाति के आधार पर बांट रहे। ऐसा प्रधानमंत्री के स्तर पर इस देश ने पहले कभी नहीं देखा था, जो अब की बार देखा जा रहा है। हमारे साथी गुलरेज जी ने कहा, शेख साहब ने, कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या। पूरा देश देख रहा है कि 2 गज की दूरी का किस तरह से प्रधानमंत्री बंगाल में कुछ आंखें मूंद लेते हैं और पूरे देश के लिए क्या बोलते हैं। इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। थोड़ी भी अंदर से तो शर्म आया होनी चाहिए थी कि पूरी दुनिया को, पूरे देश को कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी मेंटेन करो और अपनी रैली में अपनी आंखों के सामने लोग एक के ऊपर एक चढ़े हुए। इससे बड़ा और प्रत्यक्ष प्रमाण की और क्या प्रमाण हो सकता है। तीसरी बात यह है, कानून व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं। कानून व्यवस्था आज चुनाव आयोग देख रहा है। CRPF आ गई है, CRPF पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्यों उठाए जा रहे हैं। CRPF इससे पहले, देखिए, पहले भी इस देश में CRPF, CISF तमाम अर्धसैनिक बल जो है अपना योगदान करती रही थी, मगर बीते दिनों में लगातार ये प्रवृत्ति देखी गई है। आंदोलनकारी के खिलाफ एक तबका खड़ा किया जाता है, वो आंदोलनकारी पर पत्थर बरसाते हैं और पुलिस फोर्स उसके साथ मिलकर आंदोलनकारी पर लाठियां बरसाती है या फिर गोलियां बरसाती है। दिल्ली दंगे में भी देखा है, दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसे 2 केस अब तक पकड़े हैं जिसमें पुलिस को सीधे सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। पुलिस को पूरे देश को बांट दिया गया है हिस्सों में। CISF भी उसमें से अलग नहीं है। अरे क्या सबको सीने पे गोली मारोगे? ये कैसी आत्मरक्षा है? जनता को गोली मारने के लिए तुम्हें क्या सुरक्षा बल हाथ में हथियार सौंपा गया है? और तोहमत ये कि टीएमसी की से उनको जान को खतरा था, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय सेवा का इस्तेमाल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल का इस्तेमाल चुनाव में किया जा रहा है, ये घोर गुलरेज जी आपके पास आता हूँ। गुलरेज जी, प्रेम कुमार जी के सवाल को लेकर आपका जवाब आप तैयार रखिएगा। मेरे साथ एक और मेहमान है और ब्रेक पे जाने के पहले ये देश के सवाल के मंच की सभ्यता है कि सबको शामिल किया जाए। राहुल जी,
हालांकि आप देर से जुड़े, लेकिन जाते जाते यानी कि ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल आपसे। दलितों, शोषितों और पीड़ितों के साथ दीदी ने अन्याय किया है और वो नाराज है, ऐसा प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का मानने से तो कुछ होना नहीं है। देखिए, वहां पे अभी भी मैं कह रहा हूं कि जो मतवा समाज को लेकर कहा जा रहा है कि उनको 50 वर्षों से नागरिकता नहीं दी गई है, तो मेरा सवाल यह है कि नागरिकता देने न देने का अधिकार राज्य सरकार के पास है कि केंद्र सरकार के पास है? सिटीजनशिप 100% केंद्र सरकार का विषय वस्तु है। केंद्र सरकार को अगर देना होता तो वो चुनाव से पहले भी मतवा समाज को वो अधिकार दे चुकी होती, उनको नागरिकता दे चुकी होती। लेकिन अब देखिए उनका दोहरा मापदंड कि वो यहाँ पे तो कहते हैं कि हम मंत्रिमंडल निर्माण करेंगे तो हमारे मंत्रिमंडल के द्वारा पहला निर्णय होगा, और वहीं असम में पूरे सीएए के मामले पे वो चुप्पी साध लेते हैं। तो कौन किससे कितना प्यार कर रहा है और कितना मोहब्बत कर रहा है और किसके साथ क्या स्थितियां हो रही है, ये सब का खुलासा बिल्कुल 2 मई को हो जाएगा। प्रधानमंत्री तमाम दावे और घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन वो घोषणाएं बिल्कुल एक पक्षीय उन्हें देखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के आर्थिक विकास के सूचकांक क्या है, 10 वर्ष में पश्चिम बंगाल में क्या चीजें हुई और 7 वर्षों में देश में क्या चीज उन्होंने किया है। मैं नहीं कह रहा कि ममता बनर्जी ने कोई विकास का प्रतिमान बना दिया, लेकिन अगर केंद्र सरकार से तुलना करेंगे तो बेहतर स्थिति होगी। हालांकि अगर आप उससे पहले राहुल जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद देश का सवाल लगातार जारी है। एक गुलरेज शेख, टीएमसी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ, संजय चक्रवर्ती हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में प्रेम कुमार जी और राहुल लाल साहब हमारे साथ हैं। संजय जी, जैसा कि मैंने कहा था कि ब्रेक के बाद आऊंगा तो सबसे पहले आप ही से सवाल पूछूंगा। जी हाँ, सवाल यह है कि ममता दीदी हैरान परेशान है, बीजेपी की नेताओं की जो कारपेट बॉम्बिंग हो रही है एक, और दूसरा पोल मैनेजर जो हैं आपके रणनीतिकार, उन्होंने अलग परेशानी बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है कि यहां बंगाल में मोदी लोकप्रिय हैं और 4 ऐसे कारण हैं जिसके कारण बीजेपी को फायदा हो सकता है। पहला कारण प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, दूसरा कारण उन्होंने जो कहा है वो है ध्रुवीकरण, तीसरा कारण है हिंदी भाषी वोट, और चौथा है दलित समुदाय के ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी को वोट दे सकते हैं। संजय चक्रवर्ती। अगर प्रशांत किशोर जी इतने बड़े लीडर हैं कि जो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा लोकप्रियता की बात कर रहे हैं, अगर प्रशांत किशोर की बात आप मान रहे हैं तो आपके रणनीतिकार हैं दीदी, रणनीतिकार तो देखिए वो देखिए एक सेकेंड रणनीतिकार को अपना विचार रखने का पूरा हक होता है, वो रख रहे होंगे, ठीक है। इसका मतलब हम उनको इतनी महत्वता दें कि हम उसका पूरा का पूरा दीदी सारे काम मंच से दीदी वो सारी चीजें कर रही है जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर आप चंडी पाठ करती हैं मंच से तो आपको फायदा होगा, क्योंकि आप पर टैग है कि आप तुष्टिकरण करती हैं, अल्पसंख्यकों को आप गले लगाती थी। अगर आप चंडी पाठ करेंगी तो जनता में मैसेज जाएगा। ये किसने कहा कि ये प्रशांत किशोर जी ने बोला है? ये किसने कहा कि प्रशांत किशोर जी ने बोला है? ये उन्हीं की रणनीति है। राजनीतिक समझ नहीं है क्या? दीदी इतने सालों से राजनीति कर रही हैं, क्या उनको पता नहीं है क्या कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? प्रशांत किशोर जी केवल सिर्फ ऐसे वो अपनी आदेश दे सकते हैं, लेकिन किसी पे अपने आदेश जारी नहीं कर सकते। तो मैं प्रशांत किशोर जी को बहुत ज्यादा इस बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है अगर 100 सीटें ज्यादा 100 सीटें लेती है तो मैं अपनी राजनीति एनालिसिस से मैं संन्यास ले लूंगा। आप उस चीज को नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्या है कि आज तक जितने भी अभी प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, जाति के नाम पे वोट मांग रहे हैं, गृह मंत्री जी हमले जैसी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसके मामले में कोई भी डिबेट नहीं हो रहा है। और मैं देख रहा हूं कि गृह मंत्री जी बाकायदा कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा उल्लंघन कर रहे हैं। इतनी भीड़ में कोई मास्क नहीं लगा, वो अपना मास्क नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उनपे कहीं कोई केस दर्ज नहीं हो रहा। अगर ये आम आदमी होता तो उसके ऊपर चालान कर दिया गया होता, ठीक है। अभी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है उनके साथ में उनके साथी का मंत्री का कोरोना हो गया, लेकिन उनके साथ थे, उन्होंने ये नियम है कि अगर कोई साथ है तो होम आइसोलेशन करना चाहिए, लेकिन वो लागू नहीं हुआ, मुख्यमंत्री पे लागू नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से सारा का सारा काम कर रहे हो, सब कुछ अपने को। ये इलेक्शन कराने की जरूरत क्या थी? ऐसे ही बोल रहे थे भैया राष्ट्रपति शासन लग गया, हमारा शासन चलेगा।
तो ये इस तरीके से टोटल जो जी, है गुलरेज किसी भी जी, तरीके से गुलरेज कोशिश की जा रही है कि हम गुलरेज इसको- शेख हैरान हम परेशान हो इसको रहे हैं। कहीं किसी संजय तरीके से चक्रवर्ती जी, हर आपके तरीके सवालों से का जवाब dominate देने के करके, लिए क्योंकि हर गुलरेज जगह पे ये हार मान शेख सकते हैं। हैरान है। गुलरेज जी ब्रेक के पहले भी आप कुछ कहना चाहते थे और मैंने आपसे कहा था कि आप सवाल ध्यान में रखें, जवाब बना के रखें। और अभी जो संजय चक्रवर्ती ने कहा है सारे उल्लंघन जारी हैं और जायज हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले खबर आई थी नॉर्वे की प्रधानमंत्री, जी हां, उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ा था, 2.25 लाख रुपए का जुर्माना भरा था। गुलरेज शेख, देखिए जहां तक कोरोना की बात है, कोरोना के लिए हम भी सजग हैं और जितना हो सकता है कोशिश कर रहे हैं कि एसओपीज का पालन करें, कम से कम टीएमसी से तो अधिक कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने अभी पीके के विषय में बोली, प्रशांत किशोर जी के विषय में। देखिए ये प्रशांत किशोर जी को यूं ही एकदम से उनको डॉज नहीं कर सकते उनके क्वेश्चन को, क्योंकि ये वही प्रशांत किशोर हैं जिनकी वजह से बड़े बड़े जो कद्दावर नेता थे टीएमसी के, वे बाहर निकल गए, वो दूसरी पार्टियों में चले गए, प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो प्रशांत किशोर इज जस्ट नेक्स्ट टू दीदी एंड उनके जो नेफ्यू हैं दीदी के अभिषेक और दीदी के बाद यदि पार्टी हायरार्की में कोई है तो वास्तव में प्रशांत किशोर ही है। और प्रशांत किशोर का एनालिसिस जो है वो गलत नहीं है, बहुत हद तक उन्होंने सही कहा, हालांकि वो फिर भी इनके क्योंकि आपके पक्ष में कहा है तो सही कहा, आपके पक्ष में कहा है तो सही कहा है। नहीं, डेटा बोलता है। देखिए अगर यदि आप देखिए कि हमारे पास मात्र 2 सीटें थी पिछले जो 2014 का लोकसभा चुनाव था उसमें, लेकिन 2 से यदि 18 होती है तो आप देखिए ग्राफ किस तरफ चढ़ रहा है। और फिर ऐतिहासिक तथ्यों को देखिए ना, यदि आप बंगाल के इतिहास उठाकर देखें तो यही टीएमसी राहुल लाल जी आ रहा हूं, राहुल जी आ रहा हूं। आप देखिए कि 2009 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय टीएमसी ने लेफ्ट से कितनी सीटें जीती थी लोकसभा में? संजय चक्रवर्ती, आप छोटा सा जवाब दे सकते हैं गुलरेज शेख जी की बात पर? उसी क्रम में छोटा सा जवाब आप दे सकते हैं क्योंकि मेरे साथ 2 और पैनलिस्ट हैं और फिर मुझे बहस खत्म करनी है। 2008 का जो चुनाव हुआ था पंचायत का, वहां पर लेफ्ट ने हिंसा की थी। अभी जो 2018 का हुआ उसमें तृणमूल कांग्रेस ने की। तो फिर ये एक हिस्ट्री रिपीट होते हुए हम अपनी आंखों के समक्ष देख रहे हैं, जिसको कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो इतिहास अपने आप की पुनरावृत्ति करता है वो दिख रहा है सामने। वो प्रशांत किशोर से वही बात सामने आई है। विधानसभा चुनाव अलग होता है, लोकसभा अलग होता है, विधानसभा अलग होता है, लोकसभा अलग होता है। बीजेपी तो ये नारा दे रही है प्रेम कुमार जी, लोकसभा में हाफ, विधानसभा में पूरी साफ। इस्तीफा लिख के रख लो दीदी। बीजेपी देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे दम के साथ चुनाव लड़ रही है, ये बात सही है। पूरा जितना साम दाम दंड भेद सब आजमा रही है, ये भी बात सही है। लेकिन वास्तविकता और अगर कोई मीडिया के दम पर ही चुनाव जीत लेता, मैनेजमेंट के ही दम पर चुनाव जीत लेता, तब तो वोट कराने की जरूरत ही नहीं थी। पहले ही प्रीपोल हो जाते, पहले ही सारे परिणाम आ जाते और फिर परिणाम आ जाता। देखिए पूरी बात ये, अभी जैसे प्रशांत किशोर जी के बारे में बात हो रही थी, मैं एक महत्वपूर्ण बात बोलता हूं कि प्रशांत किशोर ने क्या बोला इस बात को रहने दीजिए, क्यों बोला इस बात को सोचिए। प्रशांत किशोर ने ये बात क्यों कही जबकि वो एक पार्टी के रणनीतिकार हैं? आप गौर करेंगे कि प्रशांत किशोर के पास जितना ज्यादातर असाइनमेंट्स आए हैं सब सत्ताधारी पार्टी से आए हैं, और उनके आने वाले असाइनमेंट्स क्या होंगे इस पर निर्भर करेगा। उसी समय इसका आंसर मिलेगा कि उन्होंने क्यों बोला, ये जान लीजिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि टीएमसी को ऐसे प्रशांत किशोरों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए जो उनके रणनीतिकार हैं और उनकी टाइमिंग ऐसी होती है। वो जानते थे कि उनके बोले जाने का जो इस्तेमाल है टीएमसी के खिलाफ होगा, ये जानते हुए भी उन्होंने ऐसी बात कही है, ये अक्षम्य है और टीएमसी को प्रोफेशनली अक्षम्य है। ये तो मतदाता तय करेगा क्या क्षम्य है क्या अक्षम्य है। प्रेम कुमार जी, राहुल लाल जी हमारे साथ है। राहुल लाल जी, मुझे याद आता है मथुआ समाज का काफी महत्व है। जी हाँ, उनके वोट भी काफी मायने रखते हैं। अनुसूचित जाति के वोटों को लेकर भी बीजेपी सेंध लगाने में जुटी हुई है और लोकसभा के चुनाव में ये देखा भी गया कि जी हाँ, दलित वोटों का बीजेपी को फायदा हुआ है। ऐसी सूरत में मथुआ समाज के बीच नाच गाना खाना पीना सब हुआ। और अगर टीएमसी की प्रत्याशी सुजाता मंडल ये कह देती हैं कि ये तो वोट बेचने निकले हैं, ये तो स्वभाव से डैश डैश दरिद्र नारायण। देखिए, सबसे पहला तो मैं आपके सवाल के जवाब पे आ रहा हूं, लेकिन उसके पहले जिस पे मैं जवाब देना चाह रहा था, जो बार बार यहाँ पे चीजें उठ रही हैं। देखिए, एक चीज तो ये कि जो अभी गुलरेज से भी तुलना कर रहे थे कि
9 के घटनाक्रम को हमने 19 में दोहराया और जो टीएमसी ने 2011 में किया वो हम 2021 में करेंगे, वो कुछ इस तरह का संकेत देना चाह रहे थे। लेकिन गुलरेज जी ये भूल गए कि 2009 में जब तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में अच्छा लाया और फिर 11 में फिर वो विधानसभा में भी आ गई वो, तो उस समय तक तृणमूल कांग्रेस पे कोई एंटी इनकम्बेंसिव असर नहीं कर रहा था। लेकिन जब अभी आप बीजेपी को उसी क्रम और श्रेणी में गुलरेज जी जब सेट करने का प्रयास करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि बीजेपी के सिर पे कम से कम 7 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम कर रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है। अब मैं आता हूं मतुआ समाज वाले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, सुजाता मंडल जी का जो बयान है वो कहीं से भी वो बयान कहीं से स्वीकार्य नहीं है, वो गलत बयान है। उसके नुकसान हो सकते हैं, वो तो एक अलग सा चीज है। लेकिन देखिए, 2019 में जो उस समुदाय का वोट बीजेपी को मिल रहा था, उसका कारण यह था कि बीजेपी ने आश्वासन दिया था कि आप लोगों को नागरिकता मिलेगी। मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए सीए का कानून पारित हो गया, केंद्र सरकार को नागरिकता के सारे अधिकार थे उनके पास, वो चाहते थे वो दे सकते थे। लेकिन हमें नहीं लग रहा वहां पे जमीनी स्थिति को देखते हुए कि जब वो 2019 से वो 21 आगे फिर वो कह रहे कि विधानसभा चुनाव में हमें विजयी बना दीजिए, फिर देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल लाल जी आपको रोकूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर रोक, अगले 24 घंटों के लिए प्रचार पर रोक। चुनाव आयोग का फैसला, आज रात 8 बजे से कल रात 8 बजे तक रोक। पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई अब तक की सबसे बड़ी खबर, चुनाव आयोग का सख्त आदेश, 24 घंटे के लिए ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर रोक। जी हां, देश का सवाल में हमारे साथ सारे मेहमान गुलरेज शेख, प्रेम कुमार, राहुल लाल और संजय चक्रवर्ती जी जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते इतना कहना चाहेंगे कि 2 मई का इंतजार सबको है, मां माटी मानुष या सोनार बंगला। जी हां, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।